आज हम लोग नन हिंदी साहित्य में जो पाठ पढ़ने जा रहे हैं उस पाठ का नाम है ठेस। पाठ संख्या है 7। ठेस जो है एक कहानी विधा है और इसके लेखक फणीश्वर नाथ रेणु हैं, जो बड़े ही मार्मिक आंचलिक कथाकार हुए। अररिया जिला के रहने वाले हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। इन्होंने अपने जीवन काल में बहुत सारे कहानी, कथा, संवाद ये सब लिखे। लोक मन के मर्मज्ञ कलाकार हुए फणीश्वर नाथ रेणु। लोक मन के बड़े ही मर्मज्ञ कलाकार थे फणीश्वर नाथ रेणु जी। और इसकी यह ठेस कहानी में मिथिला अंचल के लोक संस्कृति का बड़ा ही प्रभावी वर्णन है। लोक मन के मर्मज्ञ का मतलब होता है लोगों के अंतर मन की विचार को, बातों को जानने वाला, उसी को लोक मन के मर्मज्ञ कहा जाता है। उसी तरह से यहाँ फणीश्वर नाथ रेणु आपको गाँव घर में जो होता है पेट भात पर काम करने वाले जो लोग होते हैं, उसी के मन की व्यथा को इन्होंने इसमें प्रकट किया है। तो यह कहानी कलाकार के मन में विशेषताओं का मार्मिक वर्णन करती है और श्रम के प्रति सम्मान की जो भावना होनी चाहिए वो भावना समाज में नहीं है। धीरे धीरे संवेदनाएं खत्म हो रही है। तो और उसके बाद रिश्तों की गहराई। गांव में क्या होता है तो लोग एक दूसरे से बंधे होते हैं। अपनत्व का भाव होता है, जिसको मतलब कि अपनापन कहते हैं, जो कि आपको शहरों में, नगरों में देखने को बहुत ही कम मिलता है। ग्रामीण परिवेश में आसपास पड़ोस के जो लोग होते हैं सब एक दूसरे को काफी करीब से जानते हैं। तो इस कहानी में, ठेस कहानी में रिश्तों की गहराई और मनुष्यता की पक्षधरता को समझने में ये पाठ बड़ा ही सहायक है कि रिश्ता क्या चीज होती है। लोग एक दूसरे से जो संबंध बनाए रखते हैं, बनाते हैं और बनाने के बाद उसका किस तरह से वह निर्वहन करता है, रिश्ते को निभाने के लिए कितना त्याग करना पड़ता है, ये सारी बातों को यह ठेस कहानी जो है पर्दाफाश करती है। आंचलिक कहानी की खूबसूरती, घटना एवं संवेदना की दृष्टि से भी ये कहानी बड़ा ही उल्लेखनीय है। आंचलिक मतलब कि हम लोग जो मिथिला अंचल के हैं, तो मिथिला अंचल की जो लोक संस्कृति है, यहाँ के लोगों का जो रहन सहन है, जो खान पान है, यहाँ की जो व्यवहार है, ये भी इस कथा में स्पष्ट रूप से झलकता है। अब कहानी शुरू होता है। खेती बाड़ी के समय गांव के किसान सिरचन की गिनती नहीं करते। लोग उसको बेकार ही नहीं बेकार समझते। बेकार और बेकार समझते हैं ना। बेकार का तो अर्थ हुआ कि जो किसी काम के ही नहीं, व्यर्थ है। अब बेकार का मतलब तो ये हुआ जो फोकट में किसी का काम करते रहता है, तो ऐसे लोगों को बेकार कहते हैं। इसलिए खेत खलिहान की मजदूरी के लिए कोई नहीं बुलाने जाता। किसको? सिरचन को। लोग कहा करते थे गांव के, क्या होगा उसको बुला करके, दूसरे मजदूर खेत पहुंचकर 1/3 काम कर चुकेंगे, तब कहीं जा करके सिरचन हाथ में खुरपी ढुलाता हुआ दिखाई पड़ेगा और पगडंडी पर तोल करके वह अपना पैर रखता होगा। इस तरह से धीरे धीरे जमीन को टेप के चलेगा। इस तरह से धीरे धीरे मुफ्त में मजदूरी देनी हो तो और बात है। मतलब किसी को फोकट में अगर मजदूरी देना हो तो वह एक अलग बात है, उसके लिए तो है ही।
जिसको बहुत पैसा है तो वो निकम्मे मजदूर को, वो धीरे धीरे काम करने वाले, कम काम करने वाले, मन लगा करके नहीं काम करने वाले मजदूर को बुला लीजिए, दिन भर वह रहेगा खेत पर, उसका मजदूरी बनेगा। लेकिन अब क्या हुआ, तो सिरचन का जो समय है वह बदल गया, जमाना बदल गया, उसकी सारी स्थिति दशा दिशा सब चेंज हो गया। अब लोग, उसी गांव के लोग यह बात सिरचन को नहीं कह सकता है कि सिरचन बेकार ही नहीं बेगार भी है। अगर किसी ने कह दिया तो उसका खैर नहीं है। आज सिरचन को मुक्तखोर, कामचोर या चटोर कहले कोई एक समय था जब उसकी मरैया के पास बड़े बड़े बाबू भगवान लोगों की सवारियां बंधी रहती थी, हाथी घोड़ा सब बंधी रहती थी, और सिरचन को लोग कहते ही नहीं थे, खुशामद भी करते थे। उसे लोग पूछते ही नहीं थे, उसकी खुशामद भी करते। क्या, अरे सिरचन भाई, अब तो तुम्हारे हाथ में ही यह कारीगरी रह गई सारे इलाके में। एक दिन का समय निकाल करके चलो, कल बड़े भैया की चिट्ठी आई है शहर से, सिरचन से एक जोड़ा चीख बनवा करके भेज दो। इस तरह का संवाद है, इसलिए इस तरह का मेरे यहाँ काम है, थोड़ा सा समय निकाल करके चलो और मेरा ये काम कर दो। पैसा का तो कोई बात ही नहीं करता, कुछ लेने देने का, क्योंकि काम तो सारा फोकट में होता था। भर पेट खिला दो, पुराना धुराना कोई फटा पुराना कपड़ा दे दो, बस हो गया, कुछ नहीं बोलेगा, रफू चक्कर हो जाएगा। लेकिन सिरचन के साथ ऐसी बात नहीं थी। भोजन में जितनी चिकनाई, काम में भी उतनी ही चिकनाई। भोजन सरकारी तो काम भी वही होता था। अब यहाँ पर लेखक फणीश्वर नाथ रेणु कहते हैं, मुझे याद है क्या, मेरी माँ जब कभी सिरचन को बुलाने के लिए कहती तो मैं पहले ही पूछ लेता, माँ भोग क्या क्या लगेगा, किसको, सिरचन को। जहाँ पूजा भोग अच्छा मिले तो वहाँ काम भी चकाचक होगा, नहीं तो पहले ही बता दिए सरकारी भोजन में क्या होता है। तो लेखक की माँ फणीश्वर नाथ रेणु जी की माता श्री हंस करके कहते, जा जा बेचारा मेरे काम में पूजा भोग की बात नहीं करता। लेकिन लेखक को ये मन में कहीं न कहीं संदेह था। संदेह यह था कि एक बार क्या हुआ, तो ब्राह्मण टोली के पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को लेखक ने देखा कि उसके सामने ही उसको बेपानी कर दिया, यानी उसका बड़ा बेइज्जती किया, फजीहती किया, बड़ा तिरस्कार किया उसका। सिरचन ने क्या कहा, सिरचन ने उस लड़के को, तुम्हारी भाभी जो है ना, वो नाखून से काट करके तरकारी परोसती है, और तो और बबुआ इमली का रस डाल करके कढ़ी तो हम लोगों के कहार कुम्हार वालों की घरवाली भी नहीं बनाती है, और पता नहीं तेरी भाभी ने कहाँ से सीख लिया। कहने के लिए तो ब्राह्मण हो और खाना तो वो बनाते हो जो कहार ढोने वाले के घर में जिस तरह का खाना बनता है। तुम्हारी भाभी ने कहाँ से सीखा। इस तरह से पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को फणीश्वर नाथ रेणु ने बड़ा उसका बेइज्जती किया। इसीलिए लेखक को ये भय रहता था कि कहीं खाने पीने की चिकनाई में मेरे यहाँ कोई कमी हुआ तो सिरचन ही तो है, पता नहीं क्या कर डालेगा और क्या कह देगा। इसलिए सिरचन को बुलाने के पहले ही मैं माँ से पूछ लेता था, क्या, हाँ, पूजा और भोग क्या लगेगा। अब सिरचन आ गया, सिरचन को लेखक बुला करके ले आया है, और लेखक की माँ देखते हुए बोल रही है। देखते ही सिरचन को देखते ही माँ हुलस कर कहती, आओ सिरचन आओ, आज नैनू मत रही थी तो तुम्हारी याद आई। घी की डाड़ी यानी खकोड़न,
घी मतलब कि बरकाते हैं आग पे, उसके बाद जो बटलोई में कढ़ाई में जो लग जाता है थोड़ा वो भूरे कलर का है ना डाढ़ी, बड़ा सौंधी सुगंध होता है। तो कहा घी के डाढ़ी के साथ चूड़ा तुमको बहुत पसंद है ना। फिर उसके बाद बात बदलती हुई लेखक की माँ कह रही है, और बड़ी बेटी ने ससुराल से संवाद भेजा है, खबर भेजा है। क्या? उसकी ननद रूठी हुई है मोती के शीतल पाटी के लिए। मोती का पटिया, शीतल पाटी होता है ना। मोती एक घास होता है जो वो जो है ना आकार में गोलाई में त्रिभुज के जैसा होता है और बड़ा ही स्पंजी होता है, उसका चटाई वगैरह जो है गद्देदार होता है। तो शीतल पाटी के लिए शेरचन अपनी पनियाई जीभ को संभाल कर हंसता। घी की सौंधी सुगंध सूंघ कर ही आ रहा हूँ काकी। आ रहा हूँ भाभी, सॉरी, नहीं तो इस शादी ब्याह के मौसम में दम मारने की भी छुट्टी कहाँ मिलती। अब यहाँ तक बात हुई, क्या सब करता है। अब तो यहाँ तक शेरचन को और लेखक की माँ को बात हुई। उसके बाद शेरचन अपने काम में लग जाता है। उसको सारा काम जो कुछ है सब कुछ सुझा दिया, जो सामान का जरूरत चाहिए था वो सारा कुछ लाके उसको दे दिया है। अब शेरचन अपने काम में लग गया। शेरचन जाति का कारीगर है, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से कुची बनाता है। मोती और पटेर ये दोनों जो घास होता है ना, आपको क्या कहते हैं, दियारा क्षेत्र में अधिक होता है। नदी सब के जो क्षेत्र होता है, नदी के मतलब कि किनारे में भी और नदी के बीच जो नया भराट होता है, टापू सब जो होता है, द्वीप टाइप का छोटा छोटा टापू, उस सब पे ये आपको कास, पटेर, मोती, एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से उसकी पहले कुची बनाता, फिर कुचियों को रंगने से लेकर के सुतली सुलझाने में पूरा दिन समाप्त। यानी कोई काम करता शेरचन तो बड़ा मन लगा करके, और काम करते समय उसकी तन्मयता यानी उसकी काम में जो उसको मशगूलता है, उसमें अगर जरा सा भी कोई अड़चन पड़ी या बाधा पड़ी, कोई भी समस्या हुआ तो पूछो मत, गेहूं सौंप की तरफ उपकार उठता। फिर किसी दूसरे से करवा लीजिए काम, शेरचन मुंह जोर है, काम चोर नहीं। इस तरह से शेरचन किसी को ठोक के जवाब देता था। कान में लगे आखिर सिर में लगे। बिना मजदूरी के पेट भर भात पर काम करने वाला कारीगर, दूध में कोई मिठाई न मिले कोई बात नहीं, किंतु बात में जरा भी झाल वह नहीं बर्दाश्त कर सकता। शेरचन को लोग चटोर भी समझते थे। चटोर माने होता है जो तली बघारी हुई तरकारी सब खाता है, जो थोड़ा चहटगर बोलते हैं ना, नमक तेल मसाला वाला, तो ऐसे ही मतलब अच्छा भोजन खाने वाले को चटोर खा जाए। शेरचन को लोग चटोर भी समझते। तली बघारी हुई तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध, इन सब का प्रबंध कर लो तो सोचो मत। तब तो शेरचन को बुलाओ और देखो शेरचन कैसे जो है ना दुम हिलाता हुआ हाजिर हो जाएगा। खाने पीने में चिकनाई की कमी हुई, काम की सारी चिकनाई खत्म, अधूरा रख करके उठ खड़ा होगा। आज तो अब अधकपाली दर्द से माथा टनटना रहा, थोड़ा सा रह गया, मतलब बहाना बना देगा। अगर भोजन में चिकनाई खत्म है तो वो बहाना बना करके 1 2 3 हो जाएगा। कोई बहाना बनाया कि आज जो है ना मेरे सिर में दर्द हो रहा है, दर्द ठीक होगा, फिर हम आकर के ये काम किसी दूसरे दिन कर देंगे। दूसरे दिन का मतलब आप लोग समझ गए तो मोती, घास और पटेर की रंगीन शीतल पाटी, बांस, तिलिया की झिलमिलाती चीज,
सतरंगे डोर के मोढ़े भूसी, यानी शेरचंद जो जो चीज बनाता था वो, यानी मोती घास और पटेर के रंगीन शीतल पाटी बनाता था। बांस तिलियों की झिलमिलाती चीप ये बनाता था। सतरंगे डोर के मोढ़े, उसके बाद भूसी चुन्नी रखने के लिए मूंज की रस्सी के बड़े बड़े जाल। हलवाओं के लिए ताल के सूखे पत्तों की छतरी टोपी, तार का पेड़ होता है ना लंबा लंबा, उसी के पत्ता का जो है छतरी टोपी सिर पे रख लो और भर दिन जो है खेत में हल चलाओ, धूप से मतलब बचाओ के लिए। इस तरह के बहुत से काम है जिन्हें शेरचंद के सिवा गांव में कोई नहीं जानता। ये सारे काम शेरचंद ने अपनी पत्नी से सीखा था। यह दूसरी बात है कि आप गांव में ऐसे काम को लोग काम नहीं समझते हो, बेकाम समझते हो, यह एक अलग बात है। बेकाम का काम जिसकी मजदूरी में अनाज या पैसा देने की कोई जरूरत नहीं है, पेट भर खिला दो, काम पूरा होने पर एक आध पुराना धुराना कपड़ा दे करके विदा करो, वह कुछ भी नहीं बोलेगा। मतलब जो काम बिना मूल्य लिए किया जाता है तो उस काम का कोई महत्व नहीं रह जाता, उसको लोग महत्वहीन समझते हैं। इस तरह की विचारधाराएं समाज में बन जाती है कि आप किसी का कोई काम कर रहे हैं और उस काम के बदले में आप कुछ भी नहीं लेते हैं, तो कहते हैं कि मतलब इस काम का कोई महत्व नहीं है, फलना को बुला लो, ये काम करा लो, हो जाएगा। लेकिन ऐसी बात नहीं है, कुछ भी नहीं बोलेगा, ऐसी बात नहीं। शेरचंद को बुलाने वाले जानते हैं शेरचंद बात करने में भी कारीगर है, कारीगर तो है ही काम का, उसी तरह से बात बनाने में ही भी बड़ा ही कारीगर है। तभी तो उसने पंचानन चौधरी के छोटे लड़के को कहा कि तुम्हारी भाभी ने नाखून से काट करके तरकारी परोसती है और कढ़ी तो ऐसे बनाती है, लोग कढ़ी दही का बनाते हैं और तुम्हारी भाभी तो उसमें तेतर डाल करके बनाती है, इतना खट्टा कि बस एक बार मुंह में लिया दोबारा इच्छा भी नहीं करेंगे। सब्जी तरकारी को अधिक खट्टा कर देना, अधिक नमकीन कर देना, इसका क्या मतलब है कि कोई कम खाए या खाएगा ही नहीं, तो उसमें बचत होगा। तो शेरचंद को बुलाने वाले जानते हैं शेरचंद बात करने में भी कारीगर है। महाजन टोले के भजू महाजन की बेटी शेरचंद की बात सुन करके तो तिलमिला उठी, ऐसा बात कहा उसको। तो लड़की बोली ठहरो, मैं माँ से जा करके कहती हूँ, इतनी बड़ी बात, छोटी मुंह बड़ी बात करते हो। तब शेरचंद फिर जो है थोड़ा सा ऐंठ के बोलता है। ऐंठ के मतलब हुआ कि क्या बोलते हैं उसको, मुंह बना के बोलना। बड़ी बात ही है बिटिया, बड़े लोगों की बात ही बड़ी होती है, नहीं तो दो दो पटेर की पाटिया का काम सिर्फ खसारी का सत्तू खिला करके कोई करवाए भला, यह तुम्हारी माँ ही कर सकती है बबूनी। शेरचंद ने मुस्कुरा करके उस लड़की को जवाब दिया। अब फिर कहानी दूसरा मोड़ ले रहा है। अब यहाँ तक की बात मतलब शेरचंद के स्वभाव के बारे में बताया गया। अब इससे आगे लेखक जो है अपने बारे में कह रहे हैं। उस बार मेरी सबसे छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। छोटी बहन की विदाई होने वाली थी। छोटी बहन थी सबसे छोटी। जो छोटा बच्चा होता है घर में वो सबसे ज्यादा मतलब कि लाडला होता है सबका। बड़े भाई बहन माता पिता सबके बड़े मतलब कि दुलारा होता है। पहली बार ससुराल जा रही थी। मानू के दूल्हे ने पहले ही बड़ी भाभी को खत लिखकर चिट्ठी लिख करके चेतावनी दे दिया था। क्या? मानू के साथ मिठाई का पतीली न आवे तो कोई बात नहीं, इसके लिए मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, कोई दुख नहीं है। लेकिन अब लेकिन लग गया तो मामला गड़बड़। लेकिन 3 जोड़ी फैशनेबल चिक और पटेर की 2 शीतल पाटियां के बिना आएगी मानू तो क्या हो जाएगा, मामला गड़बड़ होगा।
तो भाभी ने उस पत्र को जो पढ़ा ना, तो उसके मुंह से भी शब्द आ गया कि अगर इसके साथ मानू नहीं आया तो बैरंग वापस। भाभी ने हंसकर कहा बैरंग वापस, यानी मजाक के अंदाज में भाभी बोली। इसलिए एक सप्ताह पहले से ही शीर्षन को बुला करके काम पर एकदम तैनात करवा दिया। लेखक की माँ ने लेखक को भेजा कि फणीश्वर जाओ तुम शीर्षन को बुला करके ले आओ। शीर्षन आया और वो अपना काम पे लग गया, ताकि जिस दिन मानू की विदाई हो तब तक में ये सारा काम रेडी हो जाए, तैयार हो जाए। शीर्षन आया, फिर जो है लेखक की माँ ने कहा देख शीर्षन देख, इस बार एकदम नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली धोती। मोहर छाप वाली धोती उस जमाने में बड़े शौकिया लोग सब पहना करते थे, धनाढ्य लोग सब पहनते थे। उस समय मोहर छाप वाली धोती का मतलब कि जो रईस होते हैं ना थोड़ा, तो इस तरह के लोग पहनते थे। कहा मोहर छाप वाली धोती, मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। अब शीर्षन ने क्या किया, अपना निकाला औजार, जो भी हथियार है काम करने वाला, काम में लग गया है। पान जैसी पतली छुरी से बांस की तिलियां और कमानियों को चिकनाता हुआ शीर्षन अपने काम में लग गया। रंगीन सुतलियों में झब्बे डाल करके वह चीख बुनने बैठा। मात्र 1.5 हाथ की बुनाई बुना। 1.5 हाथ की बुनाई देख करके तो लोग एकदम दंग रह गए, समझ गए कि इस बार एकदम नए फैशन की चीज बन रही है, जो पहले कभी नहीं बनी। सब लोग ने बड़प्पन किया शीर्षन के उस कार्य का। मंजली भाभी जो थी ना लेखक की, उसे रहा नहीं गया। वो बेचारी पर्दे की आड़ से अपना मुंह निकाल करके और बोली अरे पहले से मैं ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही इतनी अच्छी चीज बनती है, तो मैं भी अपने भैया को पहले ही खबर भेज देती, तो मेरे लिए भी शीर्षन सुंदर काम कर देता। वो मेरा काम शायद अच्छा नहीं किया। उसके मन में ऐसा अंदेशा हुआ मंजली भाभी को। लेकिन ये बात जो है ना, शीर्षन को जैसे बंदूक से गोली निकलती है ना, दंदनाती हुई देह में घुसता, उसी तरह से उसका आवाज उसके कान में बंदूक के गोली के तरह दंदनाते हुए घुसा। थोड़ा उसको ये बात तकलीफ दे गया शीर्षन को। काम में व्यस्त शीर्षन के कानों में बात पड़ गई। बोला मोहर छाप वाली धोती के साथ रेशमी कुर्ता देने पर भी ऐसी चीज नहीं बनती है बहुड़िया। शीर्षन भी ऐसे ही बना के कहा। मानू दीदी काकी की सबसे छोटी बेटी है, दुलारी भी है, और मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है, ऑफिसर है। इतना कहा, अब मंजली भाभी का मुंह जो है फिर लटक गया। मेरी चाची ने फुसफुसा कर कहा, लेखक की चाची ने फुसफुसा करके उससे कहा मंजली भाभी से, किससे बात करती है बहू, मोहर छाप वाली धोती नहीं, मूंगिया लड्डू। बेटी की विदाई के समय रोज मिठाई जो खाने को मिलेगी, देखती है ना रोज रोज मिल रहा है शीर्षन माँ को, काय सबसे मुंह लगाती है, छोटा आदमी है। चलिए यहाँ इस दिन तो यहाँ तक हुआ काम। अगले दिन दूसरे दिन चीख की पहली पांति में 7 तारे जगमगा उठे, 7 रंग के सतभैया तारा। वही सतभैया तारा जैसे वो प्रजापिता वो ब्रह्मा जी है ना, और उनसे जो उत्पन्न हुए थे 7 ऋषि, ऐसा भी पुराणों विष्णु पुराण में इस तरह का है चर्चा। तो वही 7 ऋषि इसी तरह से मतलब चमचमाते हुए सतभैया तारा के तरह उसके मतलब की पाती में था चीख पर। शीर्षन जब काम में मग्न रहता तो उसकी जीभ जरा बाहर निकल आती थी।
ओठ पर, और अपने काम में मग्न शीर्षन को खाने पीने का भी ख्याल नहीं रहता, सुध ही नहीं रहता, ध्यान ही नहीं रहता कि मैंने खाया या भूखा हूं, इतना काम में मग्न हो जाता था। चीक में सुतली के फंदे डाल करके उसने पास रखे सूप पर निगाह डाली। सूप में किसी ने चूड़ा और उसके ऊपर एक शक्कर का ढेला रख गया था आंगन से आकर, और लेखक भी वही था। तो लेखक शीर्षन को और उस सूप में चूड़ा और उसमें पड़े हुए गुड़ के ढेला को, दोनों को लक्ष्य करके देख रहा है। दोनों मतलब शीर्षन जो है उसके प्रति गुड़ और चूड़ा के प्रति क्या प्रतिक्रिया दे रहा है उसको लक्ष्य कर रहा है, मतलब उसका अवलोकन कर रहा है। लेखक अपना दूर बैठे। गुड़ का एक सूखा ढेला, मैंने लक्ष्य किया शीर्षन की नाक के पास 2 रेखाएं उभर आई, मतलब नकारात्मक था शीर्षन के मन अंदर से, ये क्या सूखा चूड़ा गुड़ लाके रख दिया। दौड़ करके लेखक गया फणीश्वर नाथ रेणु अपने माता के पास, कहा माँ के पास गया, कहा माँ आज शीर्षन को कलेवा किसने दिया। कलेवा का मतलब जलखे, अपने मिथिलांचल में बोलते हैं, हिंदी में नाश्ता हुआ जलपान। आज शीर्षन को कलेवा किसने दिया, सिर्फ चिवड़ा और गुड़। माँ रसोई घर में अंदर पकवान आदि बनाने में बहुत ही व्यस्त थी। बोले मैं अकेले कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं। अरे मंजली शीर्षन को बूंदिया क्यों नहीं देती। तो शीर्षन इधर से बोल रहा है, मुंह में चूड़ा तो भरा हुआ था, समझ गए, तो बूंदिया में नहीं खाता कॉफी। शीर्षन के मुंह में चूड़ा भरा हुआ था, गुड़ का ढेला सूप में एक किनारे पड़ा रहा, छूता उसको छुआ तक भी नहीं। तो माँ की बोली सुनते ही मछली भाभी की भौहें तन गई कि ये छोट जाति का आदमी है, छोटा मुंह वाला बड़ी बात करता है। गुस्सा आ गई, इसीलिए उसका भौं तन गई। वह तुरंत उधर से, वो तभी तो उस बात से जली भुनी थी ही, पर्दे की आड़ से जो बोली उस पर शीर्षन ने जो प्रतिक्रिया दिया, उसी गुस्सा के मारे जो है जाकर के टोपिया में से एक मुट्ठी बूंदिया ले लिया, उठा ली और जा करके दूरे से इसे फेंक दी। जैसे किसी मवेशी को चारा डालते हैं ना, कोई मवेशी होता है थोड़ा सींग मारने वाला, तो बच्चा को भेजिए तो उसको कितना डर होता है, तो दूरे से घास एक पौधा ले जाके फेंक देगा, भाग जाता है। बस उसी अंदाज में उसने जा करके बूंदिया दूरे से सूप में जो है फेंक दी। पूरा सूप जो है बूंदिया जो है छिटा गया, वैसे फैल गया, फेंक कर चली गई। तो ये स्वभाव शीर्षन को अच्छा नहीं लगा। तो शीर्षन ने पानी पी करके और मुंह खाली किया, मुंह में तो चूड़ा भरा हुआ था ना। कहा मंजली बहुरानी अपने मैके से आई हुई मिठाई भी इसी तरह हाथ खोल कर बांटती है क्या। इतना बात कहा, बस मंजली भाभी का मुंह अब क्या था, अब तो और पूरा लटक गया। बस मंजली भाभी अपने कमरे में जाकर के बैठी और बैठ करके, उस जमाने में, पहले जमाने में जो है मतलब कि मैरिज के बाद सेकंड मैरिज होता था, दुरागमन होता था, गौना जिसको कहते, तो उसमें रिवाज था, परंपरा था घोना मोना फोड़ने का। कोई डाबा कुआ में जो है उसको घोना मोना को दे के इस तरह से उसको मतलब पैकिंग कर दिया जाता था ताकि वह फोड़ने में दिक्कत हो। तो ठीक उसी तरह से वह फिर रोने लगी। चाची ने माँ के पास जाकर के कहा कि छोटी जाति के आदमी का मुंह भी छोटा होता है, मुंह लगाने से सिर पर चढ़ेगा ही, क्यों किसी की नैहर ससुराल की बात क्यों करेगा वह। मंजली भाभी माँ की दुलारी बहू है। तुरंत ये बात जब शीर्षन की माँ को पता चला क्या हुआ, तो कहा शीर्षन ने कुछ उल्टा सीधा बोल दिया। बस उधर से अब फिर क्या देरी था, बुढ़िया तोड़ने से एक वो टांग पर ना चले। तुरंत तमक करके बाहर आई। शीर्षन तुम काम करने आए हो, अपना काम करो, बहुओं से बदकुटी करने की क्या जरूरत है। जिस चीज की जरूरत हो मुझसे कहो।
सिरचन का मुंह लाल हो गया, उसने कोई जवाब नहीं दिया। बांस में टंगे हुए अधूरे चिक में फंदे डालने लगा। उधर मानू ज्योतिनु समझ गई अब मामला गड़बड़ होने वाला है, अब इसको संभाले कैसे। 2 मिनट रुकिए।